ए ब्यूटीफुल मीटिंग एपिसोड 6। रूहान नजर को देख देख कर पागल सा होए जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपना फोन निकालकर टीना को कॉल करता है। रूहान का कॉल देखकर टीना घबरा जाती है और जल्दी से फोन अटेंड करती है। रूहान, मैंने कहा ना कि अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, टीना ने गुस्से में आकर कहा। ओहो टीना बेबी, आई नो तुमने मुझे कहा था, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, रूहान नजर के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहा। देखो रूहान, तुम्हारी जरूरत को अब मैं पूरी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे परेशान मत करो, टीना ने कहा। अगर तुम 10 मिनट में मुझे होटल में नहीं मिली तो तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मैं विराट के सामने खोल कर रख दूंगा, रूहान ने गुस्से में आकर कहा। अच्छा मिस्टर रूहान त्रेहान, आप ये सब कहेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप मेरी सच्चाई बताएंगे तो आपका भी नाम आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि त्रेहान इंडस्ट्री के सीईओ तुम्हें कंपनी से बेदखल कर दे, टीना ने अपनी उंगली को घुमाते हुए कहा। टीना की बात सुनकर रूहान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपना फोन जमीन पर पटकता है जिससे फोन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। रूहान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी दोनों मुठ्ठियां कस लेता है। मिस्टर विपिन त्रेहान, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ऐसा क्या दिख गया आपको उस इडियट विराट में? आपने उसे कंपनी का सीईओ बना दिया। कुछ तो बात हुई है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है सिवाय विराट के, रूहान ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा। अगली सुबह 10 बजे हिमाचल प्रदेश में। आर यू श्योर कि ये वही रघुवंश दीवान जी का गांव है? अहिर ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। विराट ड्राइविंग करने में व्यस्त था, उसने अहिर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विराट, एक तो तू बिना बताए मुझे यहाँ ले आया और शादी भी कर रहा है, और वो भी बिना किसी को बताए। कुछ बोलेगा? मैं कब से तुमसे एक ही सवाल किए जा रहा हूँ, ये शादी जरूरी है क्या? और तू है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा, अहिर ने इरिटेट होकर कहा। विराट त्रेहान अपनी बात का पक्का है, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, विराट ने सीरियस होकर कहा। तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, अहिर ने गुस्से में आकर कहा। वो दोनों गांव की गलियों में काफी देर तक घूमते रहे मगर उन्हें रघुवंश जी का घर नहीं मिला। तभी एक 40-45 साल का शख्स जिस पर विराट की नजर पड़ी। विराट ने अपनी गाड़ी बिल्कुल उस आदमी के पास ले जाकर रोक दी। गाड़ी से उतरकर विराट उस शख्स के पास जाकर खड़ा हो गया। विराट उस आदमी से बोला, क्या आप रघुवंश राय दीवान को जानते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, जी साहब। क्या आप हमें उनका घर बता सकते हैं? वो एक्चुअली हम उनके रिश्तेदार हैं। विराट की बात सुनकर उस आदमी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। वो आदमी उसी गांव का था, उसका नाम रामू था। रामू का घर रघुवंश जी के बिल्कुल नजदीक में था। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? फिर से रामू कुछ सोचते हुए बोला, कहीं आप विपिन जी के परिवार से तो नहीं, जो मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं? रघुवंश काका से कई बार मिलने आते थे और उनका देहांत हुआ तब भी आए थे। रामू की बात सुनकर विराट मुस्कुरा देता है, जी मैं विपिन त्रेहान जी का पोता हूँ, विराट त्रेहान। हाँ, तभी मुझे लगा इतनी महंगी गाड़ी और किसकी हो सकती है, रामू ने कहा। विराट मुस्कुराते हुए बोला, अंकल आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे दीजिए, मुझे उनसे मिलना था। देखो बेटा, पता तो बता दूंगा मगर वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, रामू ने उदास होते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? अहिर ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। बेटा, रघुवंश काका के जाने के बाद वो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते थे। मैंने दिलीप को समझाया कि वो यहाँ से ना जाए मगर वो लोग यहाँ से चले गए, रामू ने बताया। वो कहाँ गए, आपको कुछ बताया? विराट ने हैरानी से पूछा। नहीं बेटा, बस हमें तो इतना ही कहा गया कि यहाँ से कहीं दूर जाएंगे, अनवी और शिवान को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे, रामू ने पास बने चबूतरे पर बैठते हुए कहा। पास में विराट और अहिर भी बैठ जाते हैं। ये अनवी और शिवान कौन है? अहिर ने चबूतरे पर बैठते हुए पूछा। अनवी और शिवान दिलीप के बच्चे हैं। अनवी 5वीं पढ़ती है और शिवान 7वीं में। क्या विराट भाभी 5वीं में पढ़ती है? अहिर विराट के कान में धीरे से फुसफुसाया। अंकल, रघुवंश जी के बड़े बेटे के भी बच्चे थे ना? विराट ने नासमझी का नाटक करते हुए पूछा। हाँ बेटा, राकेश की एक बच्ची है, हमारी गुड़िया, बहुत प्यारी बच्ची, अपने दादू की लाडली थी, वो सबका ख्याल रखती थी मगर अब उसकी शादी हो गई, रामू ने कहा। क्या? अहिर ने जोर से बोला। हाँ बेटा, जब रेचल और दिलीप गए थे तो कह रहे थे कि बच्ची के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है और वह उसकी शादी करवा देंगे, रामू ने अहिर की तरफ देखते हुए कहा। ओ तो शादी हो गई, अहिर ने विराट की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू अंकल हमारी इतनी मदद करने के लिए, अहिर ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा और दोनों गाड़ी में बैठकर वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूहान का फार्म हाउस। रूहान सुबह से लेकर अब तक पता नहीं कितनी बार नजर को उठाने की कोशिश कर चुका था मगर नजर बार बार बेहोश हो रहे थे। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो इतनी देखभाल करवा रही हो, समझी? रूहान ने नजर को दोनों हाथों से कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा। फिर वो नजर के चेहरे की तरफ झुककर बोला, जितनी केयर करवाओगी उतनी ही पछताओगी मिस बटरफ्लाई। फिर वो नजर को बेड पर पटककर बालकनी में चला जाता है और सिगरेट जलाकर कस लेने लगता है। त्रेहान मेंशन। वैसे तो मीना जी नहीं चाहती थी कि विराट त्रेहान इंडस्ट्री का सीईओ बने,
लेकिन विपिन जी के फैसले को बदल पाना नामुमकिन था। लेकिन अगर विराट की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखोगी तो रूहान को विराट जरूर सीईओ बना देगी। यही सब सोचकर मीना अच्छी मां बनने की एक्टिंग शुरू कर चुकी थी। शाम के 5 बजे नजर को जब से बेचा गया था तब से लेकर अब तक उसने कुछ नहीं खाया, इसीलिए वो बार बार बेहोश हो रही थी और रूहान अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। अब तक पता नहीं कितनी बार वो नजर को होश में लाने की कोशिश कर चुका था। रूहान बिल्कुल नजर के सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन पर मीना जी का नाम फ्लैश हो रहा था। रूहान फोन उठाता है। हेलो मॉम, रूहान ने फोन उठाते हुए कहा। रूहान बेटा, मैं सोच रही थी कि शाम को सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो तू शाम को घर आ जाना, मीना जी ने कहा। मॉम मैं नहीं आ सकता, मुझे जरूरी काम है, रूहान ने कहा। मुझे नहीं पता तुम शाम को घर आ रहे हो, दैट्स इट, मीना ने ऑर्डर देते हुए कहा और कॉल कट कर देती है। ये मॉम को हो क्या गया है, साथ में बैठकर डिनर करेंगे वगैरह वगैरह, रूहान ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। रूहान फोन पॉकेट में रखकर एक नजर पर डालकर रूम से बाहर आ जाता है। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ और शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखना, वो लड़की कहीं भाग ना जाए और उसके रूम पर कड़ी नजर रखना। अगर वो भाग गई तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, रूहान ने अपने नौकरों को कहा। ओके सर, एक नौकर ने जवाब दिया। और वो काम हो गया? वो सारे बॉक्स गुप्ता जी के यहाँ आज ही पहुँचाने हैं, रूहान ने नौकर से पूछा। नहीं सर, अब हम वही लेकर जा रहे थे, 1-2 रह गए हैं, बस वही लेने जा रहे थे, नौकर ने कहा। ठीक है, सारा काम अच्छे से हो जाना चाहिए, रूहान ने गाड़ी में बैठते हुए कहा और फिर गाड़ी फार्म हाउस से बाहर निकल गई। नजर ने भले ही कुछ दिनों से कुछ खाया पिया ना हो, लेकिन फिर भी नजर पिछले 4 घंटों से होश में थी और बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। जिस तरह से रूहान ने नजर को छुआ और बातें की, उस हिसाब से नजर को अंदाजा हो चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब नजर को इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का। रूहान रूम से बाहर निकला तो उसने डोर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था, क्योंकि रूहान के लिए तो नजर अब तक बेहोश थी और वो हमेशा की तरह डोर नॉक लगाना भूल गया था और नजर को मौका मिल गया। नजर पहले बेड से उठती है, उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके वहां से उठ जाती है। नजर धीरे से दरवाजा खोलती है तो वो खुल जाता है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। नजर दरवाजा खोलकर धीरे धीरे कॉरिडोर में आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है और निराश हो जाती है, क्योंकि उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया और वो हेल्प भी किसी की नहीं ले सकती थी, क्योंकि रूहान के आदमी भला उसकी मदद क्यों करेंगे। तभी नजर को किसी की आवाज सुनाई देती है तो नजर वहां चली जाती है। नजर ने देखा एक आदमी किसी को ऑर्डर दे रहा था। ये सारे बॉक्स आज के आज पहुंच जाने चाहिए। ये सुनकर नजर के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना बॉक्स में जाकर छुप जाऊं, और वह उन आदमियों से छुपते छुपाते बॉक्स में जाकर बैठ जाती है। नजर की हाइट भी ज्यादा नहीं थी और हल्की फुल्की थी, इसीलिए उन लोगों को बॉक्स उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और नजर उन बॉक्स से छुपकर गाड़ी में आकर बंद हो जाती है। यह सब उसी समय हुआ जब रूहान भी वहीं था और रूहान की गाड़ी के पीछे पीछे नजर भी बाहर निकल जाती है। रूहान के कुछ बॉडीगार्ड्स रूहान के रूम के आगे आकर खड़े हो गए। उन बॉडीगार्ड्स ने अंदर जाकर नहीं देखा, क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था। नजर ने जाते वक्त दरवाजा लॉक कर दिया था, इसीलिए उन लोगों को लगा कि रूहान ने ही दरवाजा बंद किया है। नजर को ट्रक में बैठे तकरीबन 1 घंटा हो गया था। अचानक से ट्रक रुकता है। चलो चाय पी लेते हैं, सफर काफी लंबा है तो जाने में काफी टाइम लगेगा और उस रास्ते पर कोई ढाबा या होटल भी नहीं है, ड्राइवर ने ट्रक का डोर खोलते हुए कहा। हाँ चलो, दूसरे आदमी ने कहा। थैंक गॉड मुझे यहाँ से भागने में मदद करवाने के लिए, जब तक ये लोग वापस आएंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, नजर ने मन ही मन में सोचा और वो बाहर निकलने के लिए मेहनत करने लगी। थोड़ी देर बाद नजर बॉक्स से बाहर निकल जाती है। मैं कामयाब हो गई, नजर ने चहकते हुए कहा, लेकिन वो अभी भी ट्रक के अंदर थी। नजर वहां रखे बॉक्स को इधर उधर टंटोलने लगी। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है जो ड्राइविंग सीट पर खुलती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली नजर ट्रक से बाहर आ जाती है। ट्रक की लोकेशन कैफे के बिल्कुल पीछे थी, इसीलिए नजर पर किसी का ध्यान नहीं गया और मौके का फायदा उठाकर नजर वहां से भाग गई। नजर सड़क पर भागे जा रही थी। काफी वीक होने की वजह से उसके पैर उसका साथ छोड़ रहे थे, मगर वो पूरी हिम्मत के साथ भाग रही थी। नजर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ विराट और अहिर भी मुंबई वापस आ चुके थे और वो गाड़ी से अहिर के घर जा रहे थे, लेकिन उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। वो लोग फोन करके मैकेनिक को भी बुला लेते हैं जो गाड़ी ठीक कर रहा था। विराट और अहिर दोनों सड़क के बीचों बीच खड़े थे। मौसम काफी अच्छा था
और सड़क पर भी ज्यादा वाहन आ जा नहीं रहे थे। थोड़ी देर वो वहीं खड़े रहते हैं, तभी विराट के पास किसी की कॉल आती है। विराट बात करने के लिए अहिर से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। विराट बात करने में बिजी होता है, तभी अहिर की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ भागी आ रही थी। उस लड़की को देखकर अहिर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो उसकी तरफ भागी आ रही थी। अहिर बिना कुछ बोले उसे देखे जा रहा था। कब वो लड़की उसके पास से निकल गई उसे पता ही नहीं चला। वो लड़की नजर थी। विराट अहिर से थोड़ा पीछे खड़ा था, फोन पर बिजी था। विराट फोन कट करके जैसे ही अहिर की तरफ मुड़ने लगता है, अचानक से नजर में टकरा जाता है। नजर विराट में टकराते ही बेहोश हो गई। वो जैसे ही गिरने लगती है, विराट ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोस्तों फाइनली हमारी स्टोरी की हीरो और हीरोइन की पहली मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों देखते हैं आगे विराट और नजर की स्टोरी क्या रंग लाती है।